स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं पर डिस्कशन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन, पहली बात, परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन प्रकृति का स्थायी नियम है। बदलते समय के साथ अनेक चीज़ें बदलती रहती हैं, मतलब साल दर साल, महीने दर महीने, इवन तक कि एक सिंगल दिन में भी चेंज आते रहते हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन तो एक लंबा काम है। लंबे समय में परिवर्तन जो है वो समाज में आते हैं। 1858 से 1947 तक भारत पर अंग्रेजों का राज रहा, यानी कि भारत उपनिवेश रहा ब्रिटेन का। यानी कि 1858 से 1947 तक भारत पर अंग्रेजी शासन रहा। इस समय में भारतीय समाज की संस्कृति, शिक्षा प्रणाली, कार्य प्रणाली बहुत प्रभावित हुई, बहुत विकसित भी हुई। हम सबको पता है कि अंग्रेजों के कारण ही हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा रेलों का प्रयोग किया जाने लगा। रेल लाइनें जो थी वो ब्रिटिश शासन के द्वारा ही बिछाई गई। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही रेल लाइनों का विकास हुआ। बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, यानी कि ये सब कुछ सामाजिक परिवर्तन था। उससे पहले सिर्फ हम क्या करते थे, कृषि पर पूरी तरह से डिपेंड थे। लेकिन कहीं ना कहीं से वहीं से औद्योगिक परिवर्तन की, उद्योगों की एक शुरुआत हुई, औद्योगिक परिवर्तन की एक शुरुआत हुई। मतलब इस समय में भारतीय समाज की संस्कृति, शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शासन का इस पर पूरा प्रभाव पड़ा है। 1858 से 1947 के अंतर्गत जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजी शासन भारत पर कायम था, अंग्रेजी शासन का प्रभुत्व था, उस समय हमारे देश में परिवर्तन आने शुरू हो गए। पहला परिवर्तन तो अंग्रेजी भाषा की शुरुआत के तौर पर ही माना जा सकता है। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत से ही हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, देश के प्रति लगाव और प्यार की भावना का विकास हुआ। इस तरह से सामाजिक परिवर्तन जो है वो लंबे समय में होते हैं, लेकिन लंबे समय लेकर होते हैं, लेकिन वो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो समाज के ढांचे को बदल कर रख देते हैं। अगर हम सामाजिक परिवर्तन के मीनिंग की बात करें तो कुछ विद्वानों के अनुसार सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। ये तो मतलब नए इन्वेंशन को भी सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हम रंगीन टीवी पे आए, रंगीन टीवी से हम एलसीडी पर आए, एलसीडी से एलईडी। लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन आया, हमने भौतिक चीज़ों को अपनाया, नई चीज़ों को अपनाने की एक कोशिश की। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में या समाज के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि समाज के ढांचे में होने वाले परिवर्तन के स्थान पर कुछ विद्वानों का विचार है कि सामाजिक संबंधों में या समाज के एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया गया है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, एक ही सांझी रसोई में खाना बनता था, रिश्तों के मायने थे। लेकिन आज के ज़माने में औद्योगिकीकरण के कारण एकाकी परिवार में बदलते जा रहे हैं। नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, परिवर्तन है। अब हम अगर सामाजिक परिवर्तन की डेफिनेशन की बात करें तो मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में कहा है कि समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है। मतलब वो सिर्फ एक ही पक्ष को देखना चाह रहे हैं कि हम केवल सामाजिक संबंधों को ही सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, यानी कि सामाजिक संबंधों को ही हम सामाजिक परिवर्तन का नाम दे सकते हैं। दूसरा राइटर है जॉनसन ने भी सामाजिक परिवर्तन पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना से है। उन्होंने समाज की संरचना के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया है। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री होते हुए हमारा सिर्फ प्रत्यक्ष संबंध जो है वो केवल सामाजिक संबंधों से है, जबकि जॉनसन कहते हैं अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना से है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत समाज में हो रहे परिवर्तनों को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में उन परिवर्तनों को कहते हैं जिससे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन
आता है। सामाजिक संबंधों से अभिप्राय सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों और सामाजिक अंत्यक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन से है। व्यक्ति के संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया गया है। यानी कि व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से, समाज से किस तरह के संबंध है, उनमें किस प्रकार का चेंज आया है, व्यक्ति के व्यवहार में, समाज के व्यक्तियों के व्यवहार में किस प्रकार का डिफरेंस आया है, वो भी सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। संस्थाओं के ढांचे में आने वाला परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। प्रथाओं में, परिस्थितियों में, कार्यविधियों में परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया गया है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो कम समय में ना होकर लंबे समय में होता है, लेकिन लंबा टाइम लेता है ये। लेकिन परिवर्तन जो है वो हर एक समाज का शाश्वत नियम है, स्थायी नियम है। परिवर्तन प्रकृति का स्थायी नियम है। बदलते समय के साथ अनेक चीजें बदलती रहती हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में भी डिफरेंस है, यानी कि इनमें भी अंतर पाया जाता है। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो केवल सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन कला, संगीत, साहित्य, धर्म आदि में होने वाला परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि संस्कृति जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, उसमें कला, संगीत, साहित्य, धर्म ये सब कुछ आता है, तो इनमें होने वाला परिवर्तन जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। अब सामाजिक परिवर्तन में समाज का ढांचा बदल जाता है। पहले हमारी 70% जनसंख्या गांव में रहती थी, लेकिन अब नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, तो ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो हमारी शहरों की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन संस्कृति में विभिन्नताओं में बदलाव आता है। संस्कृति में त्योहार मनाने का ढंग और कला, संगीत, साहित्य, धर्म इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। आज के समय में जाति पाति को इतना महत्व नहीं दिया जाता। अगर हम प्राकृतिक कारणों व मनुष्य के प्रभावों की बात करें तो इससे सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी कि कुछ प्राकृतिक कारण हैं या मनुष्य के प्रयत्न है जिनसे समाज में परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है, लेकिन मनुष्य द्वारा किए गए प्रयासों से होने वाला परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर मनुष्य लंबे समय तक एक प्रयास करे तो ही सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो तेज होती है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन की गति धीमी होती है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे में होने वाला सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन जो है वो कला, साहित्य, संगीत, धर्म और इन सब में रहने सहने के ढंग इन सब में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। मतलब इसमें समाज का ढांचा पूरी तरह से बदल जाता है और इसमें अगर व्यक्ति चाहे तो परिवर्तन होता है, अगर व्यक्ति प्रयास करे तो संस्कृति में या सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि सामाजिक परिवर्तन की गति तेज होती है और सांस्कृतिक परिवर्तन की गति जो है वो धीमी होती है। भारत में अगर हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं की बात करें तो विश्व का प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज प्रत्येक समाज में, प्रत्येक देश में परिवर्तन जो है वो लगातार होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। मतलब कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसमें परिवर्तन ना हो। वो समाज पिछड़ जाता है जो आने वाले समय के साथ परिवर्तन को नहीं अपनाता। यानी कि परिवर्तन को अपनाना व्यक्ति की आदत है, या हम कह सकते हैं कि उसको बदलते समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है। यानी कि विश्व में प्रत्येक समाज व प्रत्येक देश की प्रत्येक इकाई में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब परिवर्तन में संरचनात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन। अब हम संरचनात्मक परिवर्तन की बात करें तो संरचना में होने वाला परिवर्तन मतलब कृषि प्रधान देश, उद्योगों को बढ़ावा मिलना, यानी कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलना, औद्योगिकीकरण उसकी वजह से नगरीकरण को बढ़ावा मिलना, आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को अपनाना, ये संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, उद्योगों का विकास, आधुनिकीकरण, इन प्रक्रियाओं से देश में संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। अगर हम सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें तो सांस्कृतिक परिवर्तन होता क्या है? भारतीय समाज की विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं व इकाइयों में भी निरंतर परिवर्तन
हो रहे हैं। संस्कृति में होने वाला परिवर्तन, कला में, साहित्य में, संगीत में, धर्म में, वो सारा सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं व इकाइयों में लगातार निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं। परंपराएं, विश्वास, संस्थाएं, विचारधाराएं, जीवन शैली, इन सब में परिवर्तन जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें संस्कृतिकरण आ गया, धर्मनिरपेक्षीकरण आ गया, पश्चिमीकरण आ गया। मतलब धर्मनिरपेक्षीकरण, किसी भी धर्म को महत्व ना देते हुए सभी धर्मों को समान सद्भाव से देखना, वो सांस्कृतिक परिवर्तन की विशेषता है। उसके बाद अगर पश्चिमीकरण की बात करें तो हम पश्चिमी पहनावे को, पश्चिमी खाने को, पश्चिमी भोजन को अपनाना, वो सब कुछ पश्चिमीकरण के अंतर्गत आता है। संस्कृतिकरण की बात करें तो जाति पाति के भेदभाव को खत्म कर सब जातियों को इक्वल समझना संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। अगर हम उपनिवेशवाद और संरचनात्मक परिवर्तन की बात करें, अब उपनिवेशवाद का संरचनात्मक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर हम इसकी बात करें तो परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाएं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं हम। लेकिन जाति, परिवार, नातेदारी, व्यावसायिक समूह में परिवर्तन जो है वो उपनिवेशवाद के कारण भी आया है। पहले भारत में एक पारंपरिक कृषि होती थी, हल का प्रयोग होता था, हल व्यक्ति हाथों से ज़्यादा कार्य करता था। लेकिन अब समय के साथ परिवर्तन हुआ है, मशीनों का प्रयोग होने लगा है, ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा है, कंबाइन का प्रयोग होने लगा है। मतलब लंबे समय में होने वाले काम को अब थोड़े से समय में पूरा किया जा सकता है। अब मजदूरों का स्थान मशीनों ने ले लिया है। ये भी एक तरह का परिवर्तन है जिसको हम सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत भी रख सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत भी रख सकते हैं। पहले जो हमारा ढांचा था वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करता था, लेकिन आजकल हमारे समाज के ढांचे में इस तरह का परिवर्तन आया है कि उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा है। उद्योगों के अलावा सेवा क्षेत्र पर भी हमारी निर्भरता बढ़ी है। हमारे बाजार उपनिवेशवाद की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। संयुक्त परिवारों का टूटना, एकाकी परिवारों का विकसित होना, परिवार की संरचना और परिवार के प्रकारों में परिवर्तन, ये सब कुछ उपनिवेशवाद का ही प्रभाव माना जाता है। लोगों के प्रकारों में परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से यह संरचनात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि भारत में आधुनिकता के आने से पहले समाज में भाग दौड़ और उतार चढ़ाव कम थे। निश्चित समाज जो था वो निश्चित ढर्रे पर चल रहा था। उपनिवेशवाद के दौरान ही भारतीय समाज में नई चेतना का विकास हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यानी कि संयुक्त परिवार जो थे वो एकांकी परिवारों में बदलते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का ही प्रभाव है। पहले भारत में उद्योग नहीं थे, केवल कुटीर उद्योग थे। एक परिवार ही मिलकर घर के अंदर रहकर अपने उद्योग को चलाता था और अपने उत्पादन को गांव में ही बेच देता था। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती थी। लेकिन उपनिवेशवाद के दौरान ही भारतीय समाज में नई चेतना का विकास हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, जाति पाति की प्रथा कहीं ना कहीं खत्म हो गई। भारत में समाज शास्त्र का विकास की अगर हम बात करें तो ये भी अंग्रेजी शासनकाल में भी हुआ। उपनिवेशवाद कहते किसको है? भारत एक उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन का भारत एक जो है वो उपनिवेश रहा है। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विकसित या संपन्न देश किसी अन्य अविकसित और गरीब देश की व्यापारिक गतिविधियों को अपने हित में प्रयोग करने हेतु वहां अपना उद्योग और व्यापार स्थापित करता है और वहां के संसाधनों और कच्चे माल के प्रयोग से बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा वस्तुएं तैयार कर उनका व्यापार करना शुरू कर देता है। यूरोप में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ, उत्पादन से आर्थिक मंदी आ गई। लेकिन यूरोप के देशों में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मशीनों से तैयार माल था वो उसको बेचने के लिए उनको मंडियों की आवश्यकता थी, मंडियों के साथ साथ उसको कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। तो उसने एशिया और अफ्रीका के देश, यूरोप के देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना दास बनाना शुरू कर दिया, अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। वहाँ की शासन व्यवस्था पर कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा कर लिया। यानी कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विकसित या संपन्न देश
जिसके पास संसाधन हो, किसी अन्य अविकसित और गरीब देश की व्यापारिक गतिविधियों को अपने हित में प्रयोग करने हेतु वहाँ अपने उद्योग और व्यापार स्थापित कर ले और उस देश के संसाधनों और कच्चे माल के प्रयोग से बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा वस्तुएं तैयार कर उनका व्यापार करे, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया से न केवल भारतीय आर्थिक व्यवस्था को ही प्रभावित किया, अपितु भारतीय समाज व संस्कृति को भी बड़ी गहराई तक नुकसान पहुंचाया, बड़ी गहराई तक प्रभावित किया। भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। यूरोपीय देश इतने ताकतवर थे कि उन्होंने दूसरे देशों की शासन व्यवस्था को हथिया लिया और वहाँ पर जाति पाति साम्राज्य मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर जाति पाति और अस्पृश्यता जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया, लोगों के बीच में फूट डाली, जनसंख्या की गिनती भी जाति आधारित करवाई ताकि लोगों के अंदर फूट डालो की नीति के द्वारा राज किया जा सके। यानी कि उपनिवेशवाद का कहीं ना कहीं हमारे समाज पे बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव भी पड़ा। राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार और लगाव की भावना का विकास हुआ, लेकिन रेलों का विकास हुआ, रेलें बिछाई गई, रेलों के विकास से औद्योगिकीकरण की भावना को बढ़ावा मिला, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बना दिया गया। हालांकि अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत में सस्ते कलगक पैदा कर दिए जाएं ताकि उनको कलगक की नौकरी पर काम करने के लिए लोगों को इंग्लैंड से यहाँ महंगे खर्चे पर ना लाना पड़े, तो उन्होंने भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा शुरू की, लेकिन उसका भी अलग ही प्रभाव पड़ा। भारतीय युवा पीढ़ी जिसने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण की, उसने अन्य देशों का साहित्य पढ़ा, उस साहित्य को पढ़ने के बाद उनमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जिससे हमारे देश की आज़ादी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को आतुर हो गए। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज को कितना प्रभावित किया। इसका पहला पॉइंट बनता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार। उपनिवेशवाद के कारण कहीं ना कहीं भारत में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, शोषण और शोषित की भावना का विकास हुआ, यानी कि मुद्रा आधारित एक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पूंजी बनाने पे लगी हुई थी, अपने लाभ को कमाने के लिए शोषण और शोषित में भी अंतर नहीं करती थी, यानी कि अपने लाभ को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के या फैक्ट्रियों के मालिक मजदूरों को कम मजदूरी भी देते थे, यानी कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यहाँ पर विस्तार हुआ। दूसरा, वन क्षेत्रों में प्रवेश पर पाबंदी। हम शुरू से ही जानते हैं कि हमारे देश में वनों में जनजातियां निवास करती हैं और कुछ जनजातियां आज के समय में भी आधुनिकता से बहुत दूर हैं, लेकिन कुछ जनजातियों ने आधुनिकता को अपना लिया है। अंग्रेजों ने क्या किया, वन क्षेत्रों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, उनको पूरी तरह से जनजातियों को पाबंदी लगा दी और जनजातियों को इसके बदले में क्या करना पड़ा, राष्ट्रवाद की भावना का उनके अंदर विकास हुआ और उनको अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ी, क्योंकि वन क्षेत्र जो उनके भोजन का एक सबसे बड़ा स्रोत थे, उनमें प्रवेश पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी संपदा थे वन क्षेत्र, और जनजातियों के लिए भी वो एक बड़ी संपदा थे, क्योंकि वो उनकी डेली जरूरतों को पूरा करते थे, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते थे। उन वन क्षेत्रों पे ब्रिटिश शासन ने अपना कब्जा करने की कोशिश की, तो जनजातियों में वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ा, लोगों का आवागमन, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में गए और दूसरे देशों का साहित्य पढ़ा, फ्रांस की क्रांति के बारे में जाना उन्होंने, रशियन क्रांति के बारे में जाना, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, यानी कि वो एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। उससे ये पता चल गया कि किस देश की संस्कृति कैसे है और वो हमारे देश को कितने
कैसे प्रभावित करती है, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पता चला, जिससे भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और देश की आज़ादी के लिए पूरा देश एक झंडे के नीचे आ गया और पूरे देश में राष्ट्र की आज़ादी के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। पूरे भारत ने एक यूनिट के तौर पर काम किया ताकि देश को जल्द से जल्द आज़ादी मिल सके। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीयता और उपनिवेश विरोधी चेतना का उदय। देखो, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से जब हमारे भारतीय युवा वर्ग ने दूसरे देशों का साहित्य पढ़ा, दूसरे देशों में हुई क्रांतियों के बारे में जाना, तो उन्होंने भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने को वो लोग अग्रसर हो गए। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए, भारतीयों को एकजुट करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की जो थी वो फूट डालो राज करो की नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता और उपनिवेश विरोधी चेतना का उदय का प्रमुख कारण उपनिवेशवाद था। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव था, जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और वे भारत को एक झंडे के नीचे लाने के लिए आतुर हो उठे। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो पूंजीवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। देखो, पूंजीवाद को बढ़ावा तो मिला ही, पूंजीवाद से कहीं ना कहीं शोषण और शोषक, शोषित और शोषण, इन तीन नई टर्म्स का उदय हुआ। लेकिन पूंजीवाद से हमारे देश में एक उद्योगों को बढ़ावा मिला, युवा वर्ग के अंदर उद्योगों में उत्साह देखने को मिला, नए बाजारों का आविर्भाव हुआ। यानी कि हमारे देश के कच्चे माल को प्रयोग करके हमारे देश में ही माल उत्पादित किया जाने लगा, लोगों को रोजगार मिला। उस रोजगार के कारण वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में कामयाब हुए। हमारे देश के कच्चे माल को पहले वो इंग्लैंड लेके जाते थे, वहाँ से तैयार माल को यहाँ पर बेचते थे। जो परिवहन की लागत होती थी उसमें कहीं ना कहीं बचत हुई, यानी कि नए बाजार भी उभर कर सामने आए। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के उदय के पीछे प्रमुख कारण क्या था कि भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के द्वारा दूसरे देशों का साहित्य पढ़ा, वहाँ की क्रांतियों के बारे में जाना, जिसके द्वारा उन्होंने राष्ट्र को एक करने की भावना का विकास करते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना उनके अंदर विकसित हुई और वो एक झंडे के लिए नीचे लाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन करने लगे, जिससे हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टर्म की बात करें तो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। ब्रिटिश शासन ही एक ऐसा शासन था जिसने भारत में बड़े उद्योगों की, बुनियादी उद्योगों की शुरुआत की, आधारभूत उद्योगों को बेच दिया और लोगों को मतलब कृषि पर निर्भर ना रह के मुद्रा की प्रणाली का प्रयोग करते हुए उन्हें औद्योगिकीकरण की ओर रास्ता दिखाया या औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। उद्योगिकीकरण, अगर हम औद्योगिकीकरण की बात करें तो यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देना। प्राचीन समय में हमारा देश पूरी तरह से कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब उद्योगों को तेजी से बढ़ावा मिलता जा रहा है। लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित होते जा रहे हैं। यानी कि औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से किए जाने वाले उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति से चालित भाप इंजन, स्टीम इंजन या विद्युत चालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। यानी कि जिस काम को हाथ से करने में काफ़ी लंबा समय लगता था, अब उसको मशीनों के द्वारा तेजी से किया जाने लगा। ये औद्योगिकीकरण का ही प्रभाव था। अब औद्योगिक समाज के अगर हम लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला आएगा इसमें कृषि की तुलना में अधिकाधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना। यानी कि कृषि पर में तो छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है, लेकिन हम केवल कृषि के द्वारा अपनी बेसिक, आज के आधुनिकीकरण के समय में बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इतने बड़े परिवार में हमें जॉब की ज़रूरत पड़ती है, नौकरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें उद्योग ही देते हैं। उद्योग या सेवा क्षेत्र ही उपलब्ध करवाता है। कृषि की तुलना में
उद्योगों को बढ़ावा देना। सरकार की नीतियाँ कुछ इस तरह की रही हैं कि वो उद्योगों को तेज़ी से बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सके। ठीक है, मतलब जनसंख्या के अधिकांश भाग का औद्योगिक कृषि के स्थान पर औद्योगिकीकरण की ओर अग्रसर। आज के समय में जनसंख्या का एक निश्चित भाग जो है वो कृषि के स्थान पर औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र को अपनाने लगा है। पश्चिम देशों में तो 90% से अधिक लोग कस्बों, नगरों और महानगरों में रहते हैं और वहाँ अधिकतर रोजगार अवसर नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पर आधारित होते हैं। यानी कि जो आज के समय में आधुनिकीकरण के समय में रोजगार जो है वो पूरी तरह से रोजगार के जो अवसर है वो नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ें उपलब्ध करवाती है। यानी कि उद्योग जो है वो नए अवसर उपलब्ध करवाता है। पश्चिमी देशों में 90% से अधिक लोग कस्बों, नगरों और महानगरों में रहते हैं और वो अपना रोजगार जो है वो नई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पर आधारित क्षेत्रों में ढूंढते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे नगरीकरण, यानी कि कस्बों से नगरों की ओर बढ़ना। यानी कि कस्बे के लिए कम से कम 5,000 से 10,000 प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्तियों का घनत्व होना आवश्यक माना जाता है। लेकिन व्यक्ति जो है वो उद्योगों के चक्कर में अब कस्बों से नगरों की ओर, नगरों से महानगरों की ओर विकसित होते की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नगरीकरण शब्द जो है वो नगर से बना है। यह शब्द उस प्रक्रिया की ओर इंगित करता है या उस प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसके माध्यम से नगरों का निर्माण होता है। आधुनिक युग में नगरों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है क्योंकि नगर जो है वो लोगों को सबसे बड़ी बात रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। उनकी बेसिक नेसेसिटीज को प्राप्त करने के लिए एक बेस उपलब्ध करवाते हैं। नगरों के कारण लोग गांव से शहरों की ओर अग्रसर हो गए हैं, सिर्फ उद्योगों की वजह से या नौकरियों की तलाश में। ठीक है, वो उनको अपना गांव छोड़कर नगरों की ओर अग्रसर होना पड़ता है। नगरीकरण के जहां लाभ हैं, शिक्षा का, यहाँ पे शिक्षा का बढ़ावा मिलता है, विकास के नए नए रास्ते खुलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ बुराई भी साथ जुड़कर आती है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कृषि क्षेत्र का जो रोल है वो उनकी ज़िंदगी में नगण्य हो जाता है। एकांकी जीवन को बढ़ावा मिलता जा रहा है। इसके अलावा शहर में गंदी और मलिन बस्तियों का उदय हो रहा है जिससे शहर में गंदगी फैलती है और मतलब कम घनत्व में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अतः नगरीकरण और औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो सामाजिक परिवर्तन लाती है, समाज के ढांचे में परिवर्तन लाती हैं। इन्होंने न केवल परंपराओं को बल्कि सामाजिक ढांचे को भी पूरी तरह से प्रभावित किया है। लोग परिवर्तन को अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। प्राचीन समय में कुटीर उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति जो भूमिहीन कृषक बन गए थे, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति शहरीकरण की वजह से, नगरीकरण की वजह से अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार नौकरी प्राप्त करने में सक्षम है और उसको रोजगार के ऐसे तरीके या ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को आसानी से पूरा कर सके। नगरीकरण कहीं ना कहीं शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। शहरों में अच्छे स्कूल, कॉलेज खुल गए हैं जिससे बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति जो है अपने बच्चों के लिए उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकता है उद्योगों में नौकरी करके या सेवा क्षेत्र में नौकरी करके। यानी कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरी तरह से समाज के ढांचे को परिवर्तित कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे आशा करती हूँ मेरे द्वारा करवाया गया चैप्टर भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।